उषा की दर्द भरी कहानी। रात के 12 बजे हैं। तेज बिजली कड़क रही है। तेज हवाओं से सुरभि के घर की खिड़कियों आपस में टकराकर जोर से आवाज कर रही थी। अपने आप सुरभि के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक दुल्हन के रूप में सजी संवरी औरत सुरभि के पास बैठकर चुपचाप सुरभि के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक सुरभि की आंखें खुलती है तो सामने वो दुल्हन बाहर जाते हुए दिखाई देती है। सुरभि भी उसके पीछे जाती हुई कहती है कि कौन है वहाँ, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो गायब हो जाती है। सुरभि के पीछे ही वर्मा साहब भी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ सुरभि, आज फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? सुरभि कहती है कि हाँ जी, वही एक दुल्हन के वेश में लड़की मेरे पास आकर बैठी और मेरे पैर दबाने लगती है। वर्मा जी कहते हैं, फिर तुमने वहीं बुरा सपना देखा? सुरभि कहती है कि वो कोई सपना नहीं जी, वो हकीकत ही है जो मुझे अपने सी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा और उसका कोई रिश्ता हो। आज अगर मोहित हमारे साथ रहता तो मेरी बहू भी मेरे पास रहती। वर्मा साहब थोड़ा उदास होकर कहते हैं कि उसे वक्त मुझे अपनी इज्जत और नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं। और वो दिन याद है जब पंकज साहब, जो वर्मा जी के अच्छे मित्र थे, और दोनों ने इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की सोची। दोनों, पंकज सबकी बेटी उषा और वर्मा साहब के बेटे मोहित का पक्का रिश्ता करने के लिए मोहित को वर्मा जी ने अपने ऑफिस में मोहित को बुलाया और उषा के रिश्ते के लिए मोहित से पूछा कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता पंकज साहब की बेटी उषा से पक्का कर दिया है। लेकिन मोहित ने कहा कि पापा, शादी पूरी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होती है और आपने मुझे पूछे बिना ही रिश्ता भी पक्का कर लिया। वर्मा जी कहते हैं कि देखो, मैंने तुमको बताने के लिए बुलाया, ना कि तुम्हारा फैसला सुनने के लिए। तुम्हें उषा से ही शादी करनी होगी। मोहित बिना कुछ बोले वहाँ से घर आता है और सुरभि से कहता है कि माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में ही वहाँ वर्मा जी बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं, मोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस रिश्ते के लिए मना करने की? जानते हो, पंकज साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। मोहित कहता है कि पापा, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। वर्मा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं,
अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस जायदाद और घर से बेदखल कर दूंगा। मोहित कहता है कि मैं भी यहाँ काजल के बिना नहीं रहूँगा और गुस्से में दरवाजे के बाहर चला जाता है। सुरभि ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। वर्मा साहब जी अतीत की गहराइयों से बाहर आकर रोने लगते हैं। उसी वक्त कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वर्मा साहब जी दरवाज़ा खोलिए। सुरभि दरवाज़ा खोलने जाती है और कहती है कि इस वक्त पंकज जी दरवाज़ा खोलते ही सीधे वर्मा जी के पास आकर कहते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। वर्मा जी, अरे इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। तेरे कहने पर आज 2 साल बाद मैंने मोहित को ढूंढ लिया। उसने किसी काजल नाम की लड़की से शादी कर ली और दिल्ली में अपने दोस्त राजू के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही काजल ने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैं उसे बताया कि तुम उसकी तलाश में लगे हो तो वो दोनों बहुत खुश हुए और कल ही यहाँ के लिए रवाना हुए थे। सुरभि और वर्मा जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सुरभि कहने लगती, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। मैं अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। पंकज साहब आंखों में आंसू लाकर कहते हैं कि लेकिन सुरभि और वर्मा जी को चिंता हुई। दोनों पूछने लगे, लेकिन क्या पंकज साहब? जल्दी बोल, हमें बहुत चिंता हो रही है। पंकज साहब दबी सी आवाज़ में कहते हैं, रास्ते में बहुत भयंकर दुर्घटना हो गया। क्या वर्मा जी कहते हैं कि वो ठीक है न? बच्चा और बहू तो ठीक हैं लेकिन मोहित अभी कोमा में चला गया। ये सुनते ही सुरभि और वर्मा साहब की रोने लगे और कहते हैं, हमें भी ले चलो उसके पास। सब डर जाते हैं। सुरभि पूछती है कि क्या हुआ? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। चारों तरफ देखकर फिर से उठकर दूध लेकर आती है। एक रात मोहित की पास वाली नर्स कहीं चली जाती है। मोहित की ऑक्सीजन के नीचे से पानी पानी की आवाज़ आ रही। वहीं दुल्हन दरवाजे से आसपास आई हुई टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और मोहित को पानी पिलाने लगी। इतने में नर्स आती है और दरवाज़ा से देखती है कि मोहित को कोई बैठाकर पानी पिला रहा है। गिलास हवा में उड़कर अपने आप ही मोहित के मुंह तक जा रही। नर्स को ये देखकर पसीना छूटने लगे। दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी कि कोई न दिखाई देने वाला आदमी मोहित को पानी पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों दौड़कर मोहित के पास आए। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर ने नर्स को डांटते हुए कहा कि तुम सो रही होगी, इसलिए नींद में बुरा सपना देखा होगा।
देखो काम करना है तो करो, नहीं तो घर पर बैठो। नर्स कहती है, माफ़ करना डॉक्टर, अब गलती नहीं होगी। सुरभि बच्चों को गोद में ले लिए खिला रही थी कि वो रोने लगता है। सुरभि कहती है, मैं अभी तेरे लिए दूध लाती हूँ, और उसको पालने में सुलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं घूंघट वाली दुल्हन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है कि बच्चा एकदम चुप होकर उसे देखता रहता है। सुरभि किचन से दूध लेकर आती है। देखा तो बच्चा टकटकी लगाए देखे जा रहा है। सुरभि सोचने लगी कि ये बच्चा जो इतनी बुरी तरह से रो रहा था, अब एकदम चुप होकर किसे देख रहा है। दूसरे दिन सुबह काजल सुरभि के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं मोहित के पास अस्पताल जा रही हूँ। सुरभि कहती है कि बच्चा कहाँ है? वो अभी सो रहा है। अचानक सुरभि की नज़र उसके गले पर जाती है। अरे बहू, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना। काजल थोड़ी डरी सी कहती है कि वो माँ जी, भूल गया, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ तुमको। सुरभि अपने कमरे में जाती है और भारी सा सोने का मंगलसूत्र लेकर काजल के गले में पहना देती है। सुरभि कहती है कि बड़े अरमान से बनवाया था, मोहित की शादी में उसकी पत्नी को मुंह दिखाई पर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बना तो तुम्हारे लिए ही था। काजल जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई मंगलसूत्र को जोर से खींच रहा हो। काजल को बहुत बुरी घुटन हो रही थी, फिर अचानक उसे फेंक कर चली जाती है। ये सब सुरभि को बहुत अजीब लगता है। फिर एक रात को नर्स को नींद आ जाती है और कोई मोहित का ऑक्सीजन निकाल देता है। उसकी सांस तेजी से फूलने लगती है। अचानक डॉक्टर के पास सारी लाइट झपझप करने लगती है और अंधेरे में औरत की आवाज़ आती है कि डॉक्टर, मोहित के पास चलिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। जब डॉक्टर जाकर देखता है तो मोहित का ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था और नर्स आराम से सो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे फिर से मास्क लगाया और नर्स को उठकर बोलने की अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मोहित की जान जा सकती थी। तुम यहाँ काम करने आती हो या सोने? मैं तुमको आखिरी मौका देता हूँ। अगर फिर से गलती की तो सीधा नौकरी से बाहर कर दूँगा। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि आखिर वो औरत कौन थी जिसकी वजह से आज मोहित की जान बच गई। सुरभि घर में अकेली थी। अचानक बच्चा नींद से उठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो घूंघट वाली दुल्हन
उसके कमरे में आकर उसे गोद में लेती ही बच्चा एकदम चुप हो जाता। सुरभि किचन से दूध की बोतल लेकर कमरे में आती है और बच्चे को देख जोर से चिल्लाती है, क्योंकि बच्चा हवा में ऊपर उठा था। उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुरभि सहमी हुई सी बोली, कौन है? यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये कहते ही वो बच्चा वापस अपने पालने में चला जाता है। लेकिन सुरभि को ये एहसास था कि यहाँ कोई तो है। वो डरती हुई बच्चों के पास गई और उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। रात को फिर जब सुरभि सो रही थी तो वहीं दुल्हन उसके पास आकर पैर दबाने लगती। लेकिन सुरभि की आंखें खुलते ही वो जैसे ही जाने लगी। सुरभि ने गुस्से में बोली, रुको, कौन हो तुम? कभी पैर छूती हो, कभी आस-पास रहती हो, मुझे ही क्यों परेशान करती हो? दुल्हन ने घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा तो सुरभि को अकेलेपन का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम से चला गया और वो औरत कहती है कि माँ जी, मैं काजल हूँ। सुरभि कहती है, नाम नहीं, अपना पूरा परिचय दो। मुझे आखिर क्या चाहती हो माँ जी? मैं इस बच्चे की माँ हूँ। सुरभि कहती है, बच्चे की माँ? हाँ माँ जी, मैं आपके मोहित की पत्नी और उस बच्चों की माँ हूँ। हाँ माँ जी, जब आप लोगों ने मोहित को घर से निकाल दिया तो मोहित मेरे होटल में आया और मुझे पापा को अपनी ब्याह के बारे में बताया और कहा कि हम अभी शादी करेंगे। हमने जल्दी ही शादी कर ली और मोहित ने अपने दोस्त राजू से मिलवाया कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब से कुछ दिनों तक इसके घर में ही रहेंगे। इसने मेरे लिए एक नौकरी भी रखी थी। हम दोनों राजू के घर गए। वहाँ उसकी बहन उषा ने हमारा गृह प्रवेश किया। हम दोनों बहुत खुश से रहने लगे। हमें पता था नहीं कि आप लोगों ने हमारी तलाश शुरू कर दी। यकीन मानिए माँ जी कि मुझे बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से मोहित आप लोगों से दूर हो गया। सुरभि कहती है कि मोहित के चले जाने के बाद पंकज साहब ने बहुत साथ दिया और उन्होंने ही कहा कि वर्मा साहब को सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर देनी चाहिए और मोहित को माफ़ कर देना चाहिए। वर्मा साहब जी ने वैसे ही किया, वरना हमें तो ये भी नहीं पता कि मोहित ने शादी भी की होगी या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं। सुरभि
कहती है कि पंकज साहब वो सब बात भूलकर मोहित को माफ़ करने के लिए बार बार उसके पास पाके से कहते। ये सब बात सुनकर गरिमा कहती कि नहीं माँ जी, पंकज साहब कुछ नहीं भूले, बल्कि उन्हें हमारे यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही पता चला गया कि वे हमसे मिलने भी गए और मोहित को कहा कि बेटा, तुम्हारा पापा ने तुमको माफ़ कर दिया और मुझे तुम्हें घर लाने की जिम्मेदारी सौंपा है। बेटा मोहित, भगवान अपनी किस्मत ऊपर से ही लिख कर लाता है। शायद मेरी बेटी की किस्मत तू नहीं थे। मोहित कहता है कि अंकल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब पंकज साहब ये पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम तीनों को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा जब गरिमा का बच्चा होगा। फिर माँ जी, 9 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। तब तक पंकज साहब ने पैसों के लालच देकर मोहित और उसका विवाह उषा को अपनी घिनौनी साजिश में शामिल किया। उनको कहा कि गरिमा और मोहित के मर जाने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। उषा को काजल के बच्चे की माँ बनना होगा। ये सुनकर सुरभि की आँखों में आंसू बहने लगे कि हाँ, बहुत तब ही काजल बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही थी। गरिमा कहती है कि जब बच्चा कुछ दिन का हो गया तो पंकज साहब फिर आए और कहने लगे कि अब आप अपनों से मिलने का दिन आ गया। उषा ने कहा कि हम दोनों ने आपके घर वालों को सरप्राइज करने का निश्चय किया है। बच्चे को हम तीनों हमारे साथ लेकर जाते हैं और आप दोनों पीछे से दूसरी गाड़ी में आ जाना। मुझे तो कुछ अजीब लगा माँ जी, लेकिन आपके बेटे को अपने दोस्त और पंकज अंकल का पूरा भरोसा था। हम सब दोनों अलग गाड़ियों में रवाना हुए। रास्ते में जब सामने से बड़ा सा ट्रक आया तो मोहित ने कहा, ये क्या हो रहा है काजल, इस समय ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा। हम दोनों के सामने ट्रक के रूप में मौत आ रही थी। कुछ देर में हमारा भयंकर दुर्घटना हो गया। आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी रास्ते पर एक खाली एम्बुलेंस जा रही थी। उसने हमें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मैं बच न पाई। ये सुनते ही सुरभि ने कहा, क्या हाँ माँ जी की माँ काजल नहीं, उसकी आत्मा हूँ। सुरभि रोते हुए कहती है कि ये क्या कर दिया पंकज जी ने, मेरे बेटे के हंसते खेलते परिवार को बिखार दिया रुपयों के लालच में। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं माँ जी, उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थी।
जिस भाड़े के ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी उसका तो उसी दिन दुर्घटना में मौत हो गई और ट्रक पानी में गिर गया। माँ जी, अब सज़ा उनको मैं दूंगी और आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। शायद मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना नहीं लिखा। सुरभि रोने लगती है कि मैं एक बहू के रूप में बेटी को खो दिया। इसके दूसरे दिन मोहित को होश आ जाता है। डरकर बिना कुछ बोले ही सबकी ओर अपनी भाई राजू के पास जाता है और कहता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मोहित को होश आ गया है। अभी तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। पंकज साहब कहते हैं कि मैं राजू को अस्पताल में ही जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगा। इतने में वहाँ वर्मा साहब जी आ जाते हैं। उनको देखकर काजल शक पका जाती है। कहती है, ये खुशखबरी देने आई थी। वर्मा साहब जी ने अनदेखा करते हुए कहते हैं कि पंकज साहब, मोहित को होश तो आ गया लेकिन कुछ याद नहीं। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उसको पास पहले वाली जगह पूरे ही ले जाना होगा। तुम तीनों शाम को ही निकल जाना, फिर हम आते हैं। ये सुनकर पंकज मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब हम फिर वहीं दुर्घटना करवाएंगे। लेकिन इस बार बलदेव वर्मा सबका पूरा परिवार मौत के घाट उतरेगा। मोहित कहता है कि हम फंस तो नहीं जाएंगे। पंकज कहता है कि मेरे होते हुए तुम दोनों को बेफिक्र रहो। तीनों शाम को पुणे के लिए निकलते हैं। रास्ते में बात कर रहे थे कि वर्मा साहब की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। बस कुछ ही पल, फिर सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस बार मौत उनकी नहीं बल्कि तुम तीनों की होगी। अचानक किसी औरत की आवाज़ आती है। काजल डरते हुए इधर उधर देखते है तो पास ही काजल की आत्मा को देखकर कहती है कि ये तो काजल है। ये सुनते ही पंकज और राजू ने देखा कि पीछे की सीट पर काजल के पास काजल की आत्मा बैठी थी। तीनों के डर से पसीना छूटने लगे। पंकज कहता है कि काजल, तुम तो मर चुकी थी। फिर काजल में गरिमा नहीं, उसकी आत्मा हूँ और अब तुम तीनों की मौत बनकर आई हूँ। तुम तीनों ने कुछ रुपए के लालच में मेरे परिवार वालों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है और ये सोच रहे हो कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगे। नहीं। इतने में गाड़ी अपने आप चलने लगती है और पंकज जी ने भाड़े का ट्रक लिया था मोहित के परिवार को मारने के लिए। उसी के सामने जाने लगती है। तीनों की मौत को सामने देखकर काजल के सामने गिड़गिड़ाने लगे। मोहित ने कहा कि हमने
पंकज की बातों में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया। हमें माफ़ कर दो। गरिमा अचानक तो गाड़ी सड़क के बाएं मुड़ जाती है और ट्रक आगे निकल जाता है। वो तीनों सोचते हैं काजल ने माफ़ तो कर दिया, फिर सामने से आवाज़ आती है, नहीं पंकज, तुम तीनों आज मेरे साथ नहीं बचोगे। इतना कहते ही गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी जलकर राख हो जाती है। वहाँ मोहित, सुरभि और वर्मा साहब अपनी दूसरी गाड़ी में आते हैं और आंखों में आंसू भरकर वर्मा जी से कहते हैं कि काजल, तुमने आज फिर हमें सबको जान से बचा लिया। गरिमा कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाने की इजाज़त दो आदरणीय पिताजी। मोहित कहता है कि मैं ये पहाड़ की ज़िंदगी तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। काजल बोली कि मैं तुम्हें अमानत के तौर पर अपना बच्चा छोड़कर जा रही हूँ। इसकी परवरिश अच्छी तरह से करना। और सुरभि और बलदेव से कहती है कि मेरी किस्मत में आपकी सेवा का अवसर नहीं था। ये कहकर काजल गायब हो जाती है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।